हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के रिगार्डिंग आज हमारी वीडियो है। देखिए, आज हम डील करेंगे सेक्शन 40 से लेकर 45 तक। ये जो 4-5 सेक्शन है ये हमारे डील करते हैं बेसिकली। इनकी हेडिंग ये बोलती है द बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग हमारी कंप्लीट आज की वीडियो रहेगी। सबसे पहला सेक्शन जो हमारा सेक्शन नंबर 40 आता है, उसकी हेडिंग हमें बोलती है पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि मतलब क्या हुआ इसका कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात यहाँ पर कही गई है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसी पर्सन के द्वारा किया जाना चाहिए जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो फिर उसकी डेथ हो गई तो क्या होगा, तो उसके एलआर परफॉर्म करेंगे, या फिर वो किसी और पर्सन को भी असाइन कर सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए। जैसा कि एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, ए ने बी से घड़ी ली 5,000 रुपए की, तो उसने उसको 5,000 रुपए देने थे, लेकिन उसने वो 5,000 रुपए उसको नहीं दिए। तो वो 5,000 रुपए ये कह सकता है कि मेरा एम्प्लॉय आपको आकर देकर जाएगा, या मेरी फैमिली का पर्सन आकर देकर जाएगा, या मैं खुद आकर आपको देकर जाऊंगा। तो ये क्या हुआ, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई। तो किसके द्वारा होना चाहिए, या तो वो पर्सन खुद आकर पैसे दे गया, या उसने अपना एम्प्लॉय भेज दिया, या फैमिली का मेंबर भेज दिया। तो किसी के द्वारा भी ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया जा सकता है, कोई भी पैसा देकर आ सकता है। और दूसरी बात, यहां पर एक अलग बात ये निकलती है कि मान लीजिए उसने तो चलो पैसे देने की बात थी, वो तो चलो कंप्लीट हो गई, लेकिन दूसरी बात हमारी यहां पर ये आई, ए ने बी के साथ ये एग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हारे घर को पेंट करूंगा, ठीक है। पेंट करूंगा, मैं इस तरीके का टेक्सचर डालूंगा, ये प्रिंटिंग होगी घर पे, ये मैं आर्ट वर्क करूंगा। तो ये सारी कंप्लीट एग्रीमेंट हो गई आपके एक पर्सन के साथ। तो उस पर्सन ने जिसने पेंट करना था उसकी बाय चांस डेथ हो गई। तो उसकी जब डेथ हो गई तो क्या वो उसके एलआर को कह सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करो? क्या उसके एम्प्लॉय को कह सकता है? वहां उस केस में वो नहीं कह सकता कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा पूरा होना चाहिए, क्योंकि वहां पर उसके पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व हैं जो कि दूसरे के द्वारा नहीं किए जा सकते। तो इसलिए ये इस कैटेगरी के अंदर सेक्शन 40 के अंदर ये एग्जांपल नहीं फॉल करता। ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन बता दिया कि पहले वाला एग्जांपल कौन सा इसके अंदर आएगा और दूसरा एग्जांपल ऐसा बता दिया कौन सा इसके अंदर नहीं आएगा। ये बाइफर्गेशन जो है, ये जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है, ये समझना इसीलिए जरूरी हो जाता है ताकि हमें जो लॉ का कॉन्सेप्ट है, इस सेक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली समझ आए। अब एक बार हम सेक्शन 40 का डायरेक्ट रीडिंग लेंगे ताकि हमें इसकी कॉन्सेप्ट की पूरी अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। देखिए, हेडिंग बोलती है इसकी पर्सन बाय हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड। इसकी एक्सप्लेनेशन बोलती है इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस that it was the intention of the parties, if it appears from the case क्या, that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promisor himself. Such promise must be performed by the promisor. In other case, the promisor or his representative may employ a competent person to perform it. बेसिकली वही बात सारी की सारी यहां पर आई जो मैंने आपको पहले बता दी, लेकिन बेरेट पढ़ना भी जरूरी था। तो चलिए, इसकी इलस्ट्रेशन आप पढ़ेंगे तो जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स दिए हैं वही एग्जांपल्स यहां पर दिए गए हैं। अगला सेक्शन जो हमारा यहां पर आता है वो है सेक्शन नंबर 41। देखिए, 41 यहां पर बोलता है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन। क्या बोला इसने? इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन। एक अगर हम नॉर्मली भी समझें, एक हेडिंग भी हमें इस बात से थोड़ा क्लियर कर रही है कि उसका इफेक्ट क्या होगा अगर आपने किसी थर्ड पर्सन से उस एग्रीमेंट की एक्सेप्टेंस कर ली, क्या उसका इफेक्ट होगा। उसके लिए हमारी इसके डिटेलिंग बताती है। देखिए, मैं आपको वैसे खुद से बता देता हूं पहले कि एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को 3,000 कुर्सियां देनी थी। एक पर्सन ने दूसरे इंसान को 3,000 कुर्सियां देनी थी, तो उसने वो कुर्सियां खुद ना देकर किसी सी पर्सन को कह दिया कि आप उसको 3,000 कुर्सियां डिलीवर कर दो। उसको 3,000 कुर्सियां डिलीवर हो गई, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या हुआ, एक एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया। बेशक वो ए ने बी को नहीं दिया, ए ने सी से करवा दिया वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट हो गया। उसको 3,000 कुर्सियों से मतलब था, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि भाई वो ए ने कराया चाहे वो सी ने करवाया। तो वहां पर उसका इफेक्ट क्या होगा कि वो वहां पर उसको जाके बाद में क्लेम नहीं कर सकता,
कि ये तो मैंने ए से एग्रीमेंट किया था लेकिन मुझे तो सी ने डिलीवर करी है, उस बात की वहां पर वो अपनी जो है वो प्लेंट नहीं डाल सकता। ये देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं, वो क्या कहती है, व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट्स, प्रोमिसी कौन, जिसको चाहिए था, वो प्रोमिसर कौन, जिसने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें ये सामान दूंगा। प्रोमिसी मीन्स मैं, मान लीजिए आप प्रॉमिसर हो, आप मुझसे प्रॉमिस करते हो कि सर हम आपको लॉ पढ़ने के लिए 2000 रुपए की फीस देंगे, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपने कहा कि 2000 रुपए की फीस देंगे, मैंने कहा ठीक है 2000 रुपए मुझे दे देना, आप हुए प्रॉमिसर, मैं हुआ प्रॉमिसी, ठीक। लेकिन जो मैंने आपको एग्री किया कि मैं आपको लॉ पढ़ा दूंगा, मैं हुआ प्रॉमिसर उस केस में, आप हुए प्रॉमिसी, क्योंकि पैसा आपने दिया, आप हुए प्रॉमिसर, मैंने लॉ पढ़ाने के लिए एक्सेप्ट करा, वहां मैं हुआ प्रॉमिसर। तो ये हमारा इंटरलिंक ऐसे होके चलता है। थोड़ा एग्जांपल से अगर आपको इसको प्रैक्टिकली भी समझकर चलेंगे तो भी आपको इस बात से क्लियर हो जाएगा। व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम ए थर्ड पर्सन, यानी कि मान लीजिए आपने मुझे कहा था कि सर मैं आपको 2000 रुपए दूंगा फीस के, आप ना आकर, आपके फादर आकर मुझे वो 2000 रुपए देते हैं, ठीक है, तो ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर, तो मैं बाद में आप पर केस नहीं कर सकता कि मुझे आपने 2000 रुपए की फीस नहीं दी। आई होप कि आपको ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहां से आपको ये कॉन्सेप्ट जो है सेक्शन 41 का ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल मैंने इसको पहले आपको चेयर का भी दिया था, ठीक है, तो वो भी इसका एक बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल निकलता है। अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर 42। देखिए सेक्शन नंबर 42 जो है ये हमारा बोलता है डेवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी। ये बोलता है हमारा कि मान लीजिए ए और सी उन्होंने पैसा लिया बी से, यानी कि आप ऐसा लगा लीजिए ए और सी ना लेकर आप ए और बी ले लीजिए, चलिए सिंपल कर देता हूं आपके लिए। ए और बी ने एग्री किया कि हम सी से पैसा ले रहे हैं, उन्होंने बोरो कर लिया और उनमें से एक मर गया, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लायबल होंगे वो पैसा देने के लिए। जैसे कि मान लीजिए ए और बी ने एग्री किया, दोनों ने मिलकर, दो भाई थे, उन्होंने मिलकर एग्री किया कि हम चलिए बाहर से एक पैसा उठा लेते हैं। उन्होंने बाहर से पैसा उठा लिया, 1 लाख रुपए उठा लिया मार्केट से, लेकिन जो बी ब्रदर था उसकी डेथ हो गई। तो जब बी की डेथ हो गई तो उसके जो बी के एलआर है, यानी कि उसके फादर मदर, उनसे वो पैसा ले सकता है मिस्टर सी, क्योंकि जो पैसा है वो बी ने लिया था, ठीक है। अब बेयर को रेडी करते हैं एक बार। व्हेन 2 or more persons have made a joint promise then unless a contrary intention appear, यानी कि अगर कोई उसमें ऑब्जेक्शन ना आए, कोई कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर ना हो कॉन्ट्रैक्ट के, तब तक all such person during their joint life and after the death of any of them his representative jointly with the survivor or survivors and after the death of the last survivor the representative of all jointly must fulfill the promise। यानी कि जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ए है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है बी को भी, तो उससे भी वो सारा पैसा रिकवर किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने ज्वाइंटली उस पैसे को लिया था। तो यहां से हमारा क्या हुआ कि जब तक लास्ट सर्वाइवर जो है वो जिंदा है तो उससे हम सारा का सारा पैसा ले सकते हैं, ठीक है। तो अगला सेक्शन हमारा आता है सेक्शन नंबर 43। देखिए जो 43 है ये हमें क्लियर करता है कि जहां एक या एक से ज्यादा पर्सन की जो जॉइंट प्रॉमिस है तो उसमें उसकी क्या क्या कंडीशंस होंगी, अगर वो फेल हो जाते हैं करने में कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को, तो वो परफॉर्म कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा पहरा है वो हमें बोलता है कि जहां 2 या 2 से ज्यादा पर्सन हैं, उन्होंने ज्वाइंटली प्रॉमिस किया था एक काम करने के लिए, वहां उन्होंने नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि जो प्लेंटिफ है वो एक या एक से ज्यादा जितने भी लोग हैं वहां पर उन सब के ऊपर केस कर सकता है और चाहे तो किसी को भी रिलीज कर सकता है उसमें से, वो प्लेंटिफ की अपनी मर्जी है। लेकिन जैसा भी वो एग्रीमेंट होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसा भी उनका एग्रीमेंट होगा तो उस हिसाब से वो चलेगा। मान लीजिए उनका एग्रीमेंट है कि हम चार पार्टनर हैं, चारों हम इक्वली शेयर अपना लेंगे, हमारा इक्वली ही प्रॉफिट होगा, इक्वल ही लॉस होगा, तो वो किसी को भी केस कर सकता है। लेकिन जहां पर ऐसा है कि अगर हमारा कोई भी लॉस हुआ तो ये सारा का सारा लॉस मिस्टर ए ही भरेगा, तो वो ए को ही सू करेगा, मतलब ए पर ही केस करेगा, बी, सी और डी पर केस नहीं करेगा। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगली बात जो हमारी आती है पैरा नंबर 2 पर,
ईच प्रॉमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन, यानी कि मान लीजिए कि एक ने प्लेंटिफ ने किसी एक पर केस किया है, मिस्टर ए पर ही केस किया, और उनका एग्रीमेंट था कि हम सारे के सारे इक्वली हमारा जो लॉस होगा वो शेयर करेंगे। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ जो वो एक प्रॉमिसर है वो बाकियों को भी कंपेल करेगा कि आप भी पैसा दो, जितना भी हमारा लॉस हुआ है। मान लीजिए 4 लाख रुपए का लॉस हुआ है, वो 4 पार्टनर है लेकिन केस एक पर ही हुआ है, तो वो जो एक पर्सन है वो सोली सारा पैसा नहीं देगा, वो बाकियों को भी कंपेल करेगा, बी, सी और डी को, कि आप भी 1-1 लाख रुपए दो, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आया है कि हमें 4 लाख रुपए इसको देना है जो हमने इसका लॉस कर दिया। तो अगला जो हमारा पैरा आता है, पैरा नंबर 3, ये बोलता है शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है और उन्होंने म्यूचुअली पैसा लिया है, ठीक है, तो जैसा जैसा उनका कंट्रीब्यूशन है वैसा वैसा ही वो लॉस बियर करेंगे, वैसा वैसा ही उसको वो आगे परफॉर्म करेंगे जैसा जैसा उन्होंने पैसा लिया है। ये हमारा सेक्शन 43 क्लियर करता है। अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 44। ये बोलता है इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रॉमिसर, यानी कि जो प्रॉमिसर है जिन्होंने पैसा लिया था, कि जिन्होंने एग्री किया था कि हम आपको पैसा लौटा देंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, तो जब उनका एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ कि जहां प्लेंटिफ ने चारों में से किसी एक पर केस किया, तो वो प्लेंटिफ की मर्जी है, किसी को भी छोड़ सकता है, किसी पर भी केस कर सकता है। ये हमारा सेक्शन 44 क्लियरली एक इसी बात के लिए हमारा बनाया गया है। अब हमारा ये बात आती है अगला सेक्शन, लास्ट सेक्शन जो है हमारा सेक्शन नंबर 45। सेक्शन नंबर 45 हमें बोलता है डेवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट्स। डेवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए 2 पर्सन हैं, उन्होंने पैसा दिया था, किसको, एक अलग पर्सन को, थर्ड पर्सन को, उन्होंने 1-1 लाख रुपए डालकर पैसा दिया था मिस्टर सी को, लेकिन उसमें से क्या हुआ, अब जो मिस्टर बी है जिसने पैसा दिया था उसकी डेथ हो गई, तो जो मिस्टर बी के एलआर हैं वो मिस्टर सी से पैसा रिकवर कर सकते हैं कि हाँ हमारे फैमिली मेंबर ने ही आपको पैसा दिया था 1 लाख रुपए, वो हमें अब वापस करे, हमारा उस पर हक है। ये उसके केस कर सकते हैं। चाहे तो वो बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने आप से जाकर भी कर सकते हैं, या फिर वो ए के साथ मिलकर भी कर सकते हैं, क्योंकि ए का भी पैसा देना था सी ने तो ए और बी दोनों का पैसा देना था, उसने किसी का भी नहीं दिया, बी की डेथ हो गई, बी के एलआर भी आकर क्लेम कर सकते हैं और बी के एलआर ए के साथ मिलकर भी क्लेम कर सकते हैं, दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यहां पर ए की भी डेथ हो गई, बी की भी डेथ हो गई, दोनों की डेथ हो गई, तो दोनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक साथ आकर भी वहां से अपना पैसा मिस्टर सी से रिकवर कर सकते हैं, चाहे ज्वाइंटली या सेपरेटली, जैसे वो चाहें वैसे अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ से हमारा सेक्शन 40 से लेकर 45 तक कंप्लीट टॉपिक जो था ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको ये जो सारा कंप्लीट मैंने बताया है कि किसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।